तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कंप्लीट किया था, चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दो क्वेश्चन है, तो 13 का ए नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। ये जो फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, इसे हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, ऑन रियल नंबर लिखा है, ऑन रियल नंबर, यानी कि एक्स के सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन आइडेंटिटी फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो फंक्शन है, हमें ये बात पहले से पता है कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास करते हुए, तो एक्स के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन थ्योरेटिकली अगर दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो देखो लिखा है ऑन रियल नंबर, यानी एक्स के हर एक वैल्यू पे हमें चेक करके बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब x के हर एक वैल्यू पे तो चेक किया नहीं जा सकता, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका डोमेन लिख लेंगे। डोमेन क्या होता है, x की वो सभी वैल्यूज जिसको रखने पर fx जो है वो अनडिफाइंड ना हो, x के उन सभी वैल्यूज को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो पहले इसका डोमेन लिख लेंगे और उस डोमेन के अंदर से कोई एक नंबर उठा लेंगे जिसको कुछ नाम दे देंगे और इसी पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। जैसे देखो हम लोग लिख लेंगे लेट C बिलोंग्स टू R। एक हमने नंबर लिया है C जो किसको बिलोंग कर रहा है, R को। तो यहाँ पे C क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। वैसे भी मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू R, तो C कोई एक नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है जो किसको बिलोंग कर रहा है, R को। R मतलब रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग C पे ही कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे और ये बोल देंगे कि हाँ ये जो फंक्शन है C के सभी वैल्यूज के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि LHL और RHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन ये सब नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे x टेंडिंग टू C पे, और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या है, x। अब x की जगह क्या रख देंगे, c, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, c, सही ना। तो लिमिटिंग वैल्यू c आ गया, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसी के अंदर LHL और RHL छिपा हुआ है, पिछले वीडियो तक मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या आएगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देना है, c रख देना है। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंडिंग टू c पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गया f ऑफ c, जो अपने आप में किसके बराबर, c के बराबर, और ये बिलोंग किसको कर रहा है, r को। सो f x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, है ना। और ये चीज हो गया प्रूव्ड। तो x के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि c पे कॉन्टिन्यूअस, और c किसको बिलोंग कर रहा है, r को। तो c के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का a। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के b में। देखो 13 का b लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन ऑफ डेफिनेशन, है ना। ये अपने अपने डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो जनरली सभी फंक्शन अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो tan x है, sec x है और cosec x है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले इसका डोमेन लिख लेंगे, उस डोमेन में से कोई एक नंबर उठा लेंगे, जैसा कि अभी मैंने बनाया था, कोई c उठा लेंगे और बोल देंगे कि इस c पे कॉन्टिन्यूअस है, तो पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, सही ना। अब प्रॉब्लम ये आया कि सर tan x, sec x और cosec x का डोमेन कैसे लिखेंगे, है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, इन 6 में से किसी का भी आपका डोमेन लिखना हो तो इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको दो चीज़ें याद रखना है, क्या कि देखो sin x 0 कब होता है, तो sin x 0 तब होता है जब nx इज इक्वल, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाए, n पाई हो जाए।
अब इसका क्या मतलब है, ये जो x है इसके जगह हम लोग 0 रख देंगे तब भी 0 आ जाएगा, पाई रख देंगे तब भी 0 आ जाएगा, 2 पाई रख देंगे तब भी 0 आ जाएगा, 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो इसलिए हमने बोल दिया जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n पाई, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और माइनस में भी चलेगा। तो साइन x जो है 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, ये आपको याद रखना है। और cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x 0, तो ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, है ना। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नीचे कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है, अगर x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, जैसे कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2 और माइनस में भी चलेगा, तो इन सभी पे कॉस क्या मिलेगा, 0। और साइन 0 क्या होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, इसलिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू n पाई, सही ना। तो ये दो चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो आपसे पूछा गया कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा या कॉस एक्स का डोमेन, तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स यही दो एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कभी अनडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। और डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स की वो सभी वैल्यू जिस पे ये अनडिफाइंड हो जाए, तो साइन एक्स और कॉस एक्स तो कभी अनडिफाइंड होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो डोमेन हो जाएगा, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, इन दोनों का जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। इन दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, जिसको हम आर बोलते हैं, जिसको आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी बोलते हो, सही ना। बाकी सबका डोमेन निकालना तो वो बहुत आसान है, देखो कैसे। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए कि आप जो है tan x का डोमेन बताइए, तो tan x रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, sin x बाई cos x का रेशियो होता है ना, sin x बाई cos x का रेशियो होता है। और डोमेन किसको बोलते हैं, x की वो सभी वैल्यू जिसको रखने पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। और आपको ये बात पता है कोई भी रेशियो अनडिफाइंड तब होता है जब उसका नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यानी जहां पे cos 0 होगा वहां पे tan x अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहां पे cos 0 होगा x के उस वैल्यू को डोमेन में काउंट नहीं करेंगे tan x के लिए, क्योंकि वहां पे वो tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x जहां पे अनडिफाइंड होगा, x के जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा, x के उस वैल्यू को ऑल रियल नंबर में से हटा देना पड़ेगा। तो cos x 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो tan x के लिए डोमेन क्या लिखेंगे, इसका जो डोमेन लिखेंगे वो लिखेंगे r माइनस, किसको माइनस कर देंगे, इस एंगल को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डोमेन, सही ना, ये डोमेन है tan x का, ठीक है। यानी x की जगह हम लोग ये सभी एंगल्स रख सकते हैं, और tan x अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जहां पे अनडिफाइंड होना था उसी को हमने हटा दिया। उसी तरह से अगर अब बात करें हम लोग कॉटेक्स के, कि कॉटेक्स का डोमेन कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखो कॉटेक्स का अगर आपको डोमेन लिखना हो, कॉटेक्स का डोमेन, तो कॉटेक्स रेशियो होता है किसका, cos x बाई साइन एक्स का, cos x बाई साइन एक्स का रेशियो होता है। तो और हमें ये पता है कोई भी रेशियो अनडिफाइंड तब होता है जब उसका नीचे वाली वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कॉटेक्स का डोमेन होगा वो r माइनस, साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 n पाई पे होता है, तो r माइनस n पाई बोल देंगे। ये इसका डोमेन आ गया, किसका डोमेन, कॉटेक्स का डोमेन, सही ना, ये कॉटेक्स का डोमेन हो गया, सही ना। अच्छा मान लो कि आपसे पूछा जाए सेक एक्स का डोमेन बताइए, तो सेक एक्स का भी डोमेन बता सकते हैं। सेक एक्स किसका रेशियो होता है, 1 बाई कॉस एक्स का। इसका मतलब जहां पे cos 0 होगा, जहां पे cos 0 हो जाएगा वहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका डोमेन बोल देंगे r माइनस cos 0 कहां पे होता है, cos 0 होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पे ये इसका डोमेन हो गया। इसी तरह से आप cosec x का भी डोमेन बता सकते हो। cosec x क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे cos x अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहाँ पे अनडिफाइंड होता है उसको हमें हटाना पड़ता है, तो r माइनस एन पाई cosec x का डोमेन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन 6 का डोमेन हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से, सही ना। देखो चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला है लेट, हमने एफ एक्स मान लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, ठीक है। जो tan x है, tan x का चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने उसको एफ एक्स मान लिया। अब इसका डोमेन लिखेंगे, है ना। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन
तो चूंकि जो tan है वो tan किसका रेशियो होता है, साइन बाई कॉस का, साइन बाई कॉस का। नीचे में कौन आ गया, कॉस। जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जहां पे कॉस 0 हो रहा है उस एंगल को हमें r में से हटाना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस कितना, tan x बाई कॉस एक्स। नीचे कौन है, कॉस एक्स। कॉस 0 कहाँ पे होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ये हमारा tan x का डोमेन आ गया, सही ना। अब हम लोग एक नंबर उठा लेंगे जो इसी डोमेन को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और वो नंबर हम लोग 1 2 3 इस तरह से नहीं लेंगे, कोई c ले लेंगे, है ना, कोई सिंबल उठा लेंगे। देखो तो लिखेंगे लेट c जो है कोई नंबर है, बिलोंग कर रहा है किसको, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 को। हमने ये बोल दिया कि जो c है वो बिलोंग कर रहा है इस नंबर को, इस डोमेन को बिलोंग कर रहा है, और इसी पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पे fx, और fx किसको माने है, tan x को। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू c, और यहाँ लिख देंगे tan x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे c रख देंगे, और ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि c बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन को, और डोमेन तो वो होता है जहाँ पे वो अनडिफाइंड नहीं होता है ना। जहाँ पे अनडिफाइंड होना था उसको तो मैंने हटा ही दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका tan c, और tan c कोई फाइनाइट वैल्यू है, tan c कोई क्या है, फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि c बिलोंग कर रहा है उसके डोमेन को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे, जहां पे x है वहां पे c रख देंगे, यानी कि tan c हो जाएगा। आप देखोगे दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो लिखेंगे कि हेयर लिमिट x टेंडिंग टू c पे fx की वैल्यू बराबर आ गया f ऑफ c पे वैल्यू किसके बराबर, tan c, सही ना। tan c क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है। वेयर आप ये लिख सकते हो कि जो c है वो बिलोंग कर रहा है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को, ठीक है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। ये अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ पे 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आप 6 का डोमेन निकाल सकते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक, किसी का भी डोमेन आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का बी का पहला क्वेश्चन। अगर हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आसानी से। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, 13 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है सेक एक्स। तो लेट मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो पहले इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन कैसे लिखेंगे, तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि डोमेन लिखने के लिए ये चेक करेंगे किसका रेशियो है। तो ये 1 बाई कॉस एक्स बोलते हैं, 1 बाई कॉस एक्स। जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, चूंकि कॉस 0 होता है कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे। अब फिर से वही काम, लेट c बिलोंग्स टू, है ना, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू c पे सेक x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक c आ जाएगा, और सेक c क्या होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, वो भी सेक c हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि हेयर हमने यहाँ पे क्या देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू c पे एफ एक्स की वैल्यू बराबर आ गया f ऑफ c पे वैल्यू, और ये सभी किसके बराबर, सेक c। और सेक c कोई फाइनाइट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि c क्या है, c उसके डोमेन में है। तो लिखेंगे सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉसेक एक्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 तो कंप्लीट हुआ। अब देखो अब हमें कुछ थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे लिखा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसको प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा फंक्शन आएगा, डिवाइड करेंगे तो कैसा फंक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे हमने लिया है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी एफ एक्स और जी एक्स अगर अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अच्छा, अब उन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और अगर उन दोनों फंक्शन को हमने डिवाइड कर दिया, बस ये ध्यान रहे कि जो डेनोमिनेटर में जो फंक्शन यानी नीचे जो फंक्शन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसको जोड़ दो तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, घटा दो तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, डिवाइड कर दो तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बस ये डिवाइड करते समय ध्यान रखना है कि डेनोमिनेटर यानी कि नीचे में वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए एक्स के उस वैल्यू पे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा और थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तो आपने ये पढ़ा कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ा कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जोड़ने घटाने पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, गुना करने पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, डिवाइड करने पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बस ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, अब आपको ये याद रखना है कि कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में, जिसका कॉन्टिन्यूटी हमें पहले ही याद रख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ऑन आर बोलने का मतलब ये हुआ कि एक्स के सभी वैल्यूज के लिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना, ऑन रियल नंबर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है एक्स के सभी वैल्यूज के लिए, आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल फंक्शन तो कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो, अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरिएबल्स के पावर पे, वेरिएबल्स के पावर पे, है ना। देखो, वेरिएबल्स के पावर में अगर, वेरिएबल के पावर में अगर क्या मिल जाए, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर, ये भी बता दूं मैं, होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। तो वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर दिख जाए हर एक टर्म में तो हम लोग बोलते हैं वो पॉलिनोमियल है। और पहली चीज़ तो ये कि ये जो पॉलिनोमियल है ये अलजेब्रा में आता है ना, तो फंक्शन अलजेब्रिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि साइन एक्स कॉस एक्स ये सब आ जाए, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो पहली तो बात तो अलजेब्रा में आता है। और कैसे पहचानेंगे, तो वेरिएबल के पावर आपको होल नंबर चेक करना है। सर कुछ एग्जांपल दिखाओ। देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि px इज इक्वल टू 3, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, px इज इक्वल टू 3, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखो, px इज इक्वल टू 3 बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक ही टर्म दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर वेरिएबल के पावर में हमें होल नंबर चेक करना है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल हमें दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, 3 × x के पावर 0 लिखा हुआ, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1। तो अब देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो x के पावर 0 क्या है, वो वेरिएबल के पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ना। और यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वो 0 है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, वो 0 है। डिग्री कितना है, 0 है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सही ना, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलो एक और एग्जांपल उठाते हैं। मान लो px बराबर हमने ले लिया ये 5x - 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 टर्म है, कितना टर्म है, 2 टर्म है, और दोनों टर्म आपस में पॉलिनोमियल है, दोनों टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसे, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है, तो 4 और इंटू में क्या है, x के पावर 0, तो वहाँ भी वेरिएबल के पावर क्या दिख रहा है, होल नंबर है। और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के पावर 1 है, x के पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ x के पावर 1 यानी वेरिएबल का पावर फिर से क्या आ गया, होल नंबर। यानी दोनों अलग अलग टर्म पॉलिनोमियल है, तो ये ओवरऑल ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा, तो जो x का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे, लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। पी एक्स बराबर, मान लो ऐसा लिया जाए कि 4x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म में वेरिएबल के पावर होल नंबर हमें दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर क्या है? 0 है। यहाँ पे x के पावर क्या है? 0 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे x के पावर क्या है? 1 है। x के पावर कितना है? 2 है। तो हर जगह वेरिएबल के पावर क्या दिख रहा है आपको? होल नंबर दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो x का जो हाईएस्ट पावर है, कितना है x का हाईएस्ट पावर? यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गया 2। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सही ना? तो मेरे ख्याल से आप पॉलिनोमियल पहचान लोगे। चलो कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा ले ले, पी एक्स बराबर 3√x प्लस 2 कर लें। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x के पावर क्या है? 0 है। वेरिएबल के पावर होल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे x के पावर 1/2 आ गया। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पे x के पावर 1/2 आ गया, यानी कि वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है। 1/2 जो है वो होल नंबर में नहीं आता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो है हमारा नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप पहचान जाओगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं ऑन आर पे। एक्स के सभी वैल्यूज के लिए जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानने के लिए आपको ध्यान कहाँ पर रखना है? वेरिएबल के पावर के होल नंबर में। सही ना? तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है एक्स के सभी वैल्यूज के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला है कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। एक्स के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। कौन? साइन एक्स और कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि ये कभी अनडिफाइंड नहीं होता। इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है y अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह का। और ये लगातार चलता रहता है, ये लगातार पीछे भी इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये ग्राफ क्या होता है? लगातार होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार, टूटा हुआ नहीं है। तो साइन एक्स हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, अगर कॉस एक्स की बात करें तो y जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना, ये 0 ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे, है ना। तो ये ग्राफ भी क्या होता है? बिल्कुल लगातार होता है ना। ये भी टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्स के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। ग्राफ के थ्रू मैंने आपको दिखाया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मॉड एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है ऑन आर पे। अब ये जो मॉडुलस फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो y जो मॉड एक्स है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 पे इस तरह से भी बनेगा, है ना, इस तरह से। और ये ग्राफ क्या है? लगातार है। इस वाले पार्ट को ये y बराबर x होता है, ये y बराबर -x होता है। तो ये भी ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। x के सभी वैल्यूज के लिए ये ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो 2-3 बातें हैं ये आपको हमेशा ही याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और मॉड एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ग्राफ के थ्रू आप देख पा रहे हो। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था? इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको जोड़ने, घटाने या गुना या भाग करने पे फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो, इस पे बेस्ड के सिन्हा में क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। क्या करना है? डिस्कस करना है द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। ये फंक्शंस दिया हुआ है और इसके कंटिन्यूटी के बारे में क्या करना है? डिस्कशन करना है। आप नोटिस करोगे कोई भी पॉइंट इंडिकेट नहीं किया है कि किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है। सही ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग x के हर एक वैल्यू पे हम लोग चेक कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे जो f(x) बराबर x-5 है, x-5 ये कैसा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। सर आपको कैसे पता पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्योंकि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ऊपर से ये जो पहला टर्म है यहाँ पे 5, यहाँ पे x के पावर 0 यानी कि वेरिएबल के पावर होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल के पावर होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिग्री 1 है। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पर डिस्कशन करना था तो बस हमें ये लिख देना है कि जो पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। तो x के सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सही ना। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 0 है, x के पावर 2, x के पावर 3 है। तो ये एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरी बात ये कि हर जगह हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसके पावर होल नंबर है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका आंसर भी ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, है ना, कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए x के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो सेकेंड नंबर के लिए आंसर भी सेम चीज़ें हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस होता है। और यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ, किसका मल्टीप्लाई किया हुआ, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी आप सेम तरीके से लिख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन कौन सा, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो साइन एक्स और कॉस एक्स इन दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, इसलिए एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। सो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो एफ एक्स भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सही ना। अब इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है कि जो एफ एक्स है वो क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप ये ध्यान दोगे कि जो एफ एक्स है वो क्या है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम है। सम बोले तो जोड़ है, ठीक है ना। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, इज सम ऑफ, सम मतलब जोड़, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कौन सा, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये सम है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और ये हो गया डिस्कशन कंप्लीट। तो इन चारों क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, है ना। तो जो मैंने आपको पहले थ्योरी बताया था वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप इस तरह से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा, 15 पढ़ने से पहले हमें कुछ थ्योरी और भी जानना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है, तो आपको नोट में आपको ये याद रखना है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। कंपोजिट फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये बताइए। तो चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो कि कंपोजिट फंक्शन की बात करें, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो पहले दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमने एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया है।
अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता था वो देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि जो पहला है उसमें हमने लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है ना। दूसरा ऐसे मान लो कि जी ऑफ एफ एक्स, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तीसरा मान लो हमने ऐसा लिख दिया एफ ऑफ एफ एक्स, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। चौथा हमने ऐसा लिख दिया जी ऑफ जी एक्स, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ना। इसको देखो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एफ और ऑफ का मतलब यहाँ ब्रैकेट और ये जी एक्स, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये जो जी ऑफ एफ एक्स है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये जो एफ ऑफ एफ एक्स है इसको हम एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं, और ये जो जी ऑफ जी एक्स है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, किसका, एफ एक्स और जी एक्स का। और एफ एक्स और जी एक्स हमने कैसा लिया है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। किसका कंपोजिट फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, सही ना। तो ये सभी फंक्शंस क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखो, इस पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको बता दूं, चूंकि बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछा गया हर साल, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है कि बोला गया कि लेट, क्वेश्चन है कि एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, चलो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक। और जी एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स ये दिया है, मान लो tan x ले लेते हैं, ठीक है ना, tan x कर लेते हैं, ठीक। तो एफ एक्स है x प्लस 3 और जी एक्स है tan x, ठीक। यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप जो है एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे या जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये सब निकालना मैं सिखा रहा हूँ। तो देखो एफ एक्स और जी एक्स मान लो दिया है, और हमसे पूछा गया कि आप जो है बताइए कि पहला कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ऐसे। फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है तो वो सुनो। देखो क्लास 9th में आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते थे कि अगर आपको दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6, आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ 2 बताइए तो क्या होगा। तो आप क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखते थे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या रखा, 2 रखा, इंटू 2 प्लस में 6। फिर आपसे किसी ने पूछा कि एफ ऑफ बताइए कि -3 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे, सही ना, ऐसा रख देंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा एफ ऑफ आप बताइए कि जी एक्स क्या होगा, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जी एक्स रख देंगे। तो 3 इंटू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू जी ऑफ एक्स और प्लस 6, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें निकालते थे क्लास 9th में। तो यहाँ भी तो यही काम करना है ना, कि यहाँ पे बोला गया कि एफ ऑफ जी एक्स निकालिए, यानी कि एफ के अंदर कौन बैठा हुआ है, जी एक्स बैठा हुआ है। तो हम लोग एफ के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जी एक्स। तो इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो जी एक्स, तो लिखेंगे मॉड ऑफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, जी एक्स प्लस में 3, ठीक है, ऐसा हमने रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है tan x, तो वो आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दो आप tan x और प्लस में 3 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ जी एक्स आ गया। तो यही है कंपोजिट फंक्शन, सही है। तो इस तरीके से हम लोग फॉग ऑफ x या g ऑफ x भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो g ऑफ x भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। g ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया कि चलिए आप हमें g ऑफ एफ एक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है g ऑफ एफ एक्स का, ऐसे लिखेंगे g ब्रैकेट में एफ एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे g और ब्रैकेट में f ऑफ x। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग g के पास जाएंगे, जहाँ पे x है, जहाँ पे x है उसके जगह क्या रख देंगे, उसके जगह हम लोग एफ एक्स रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एफ एक्स रख देंगे। तो tan और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने एफ एक्स रख दिया।
अब क्या करेंगे सर, अब जहां पे fx है उस fx की वैल्यू दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 3, तो ये tan तो एज इट इज रहेगा और fx की जगह मॉड ऑफ x प्लस x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा g ऑफ fx। ठीक है, अगर आपको मान लो f ऑफ fx निकालना हो, मान लो कि सर हमें तो आप f ऑफ fx निकाल के दिखाइए, तीसरा क्वेश्चन f ऑफ fx निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ fx का डेफिनेशन ये हुआ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे f ब्रैकेट में f ऑफ x, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग f के पास जाएंगे, बाहर में जो f है उसके पास जाएंगे, f जहाँ पे x है उसके जगह क्या रखना पड़ेगा, उसके जगह हमें रखना पड़ेगा fx रखना पड़ेगा। तो इस वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे fx रखेंगे, तो मॉड ऑफ fx प्लस 3। ठीक है सर, आप क्या करें, अब जहां पे fx है उस fx की वैल्यू रखना पड़ेगा मॉड ऑफ x प्लस 3, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3, और प्लस में ये 3 तो है ही, तो ये हमारा f ऑफ fx आ गया। इसी तरह से आप g ऑफ gx भी निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जनरली हर साल 1-2 क्वेश्चन डाल ही देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो आपने कंपोजिट फंक्शन समझ लिया कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है ना। f ऑफ gx कैसे निकालते हैं, g ऑफ कैसे निकालते हैं, g ऑफ fx कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे प्रूफ करना है, सो दैट क्या प्रूफ करना है कि ये जो फॉलोइंग फंक्शंस दिया हुआ है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, साइन ऑफ मॉड एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो साइन ऑफ मॉड एक्स है ये एक फंक्शन से मिलकर नहीं बना, ये 2 अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक साइन एक्स और एक मॉड एक्स, इन दोनों से मिलकर ये बना है साइन ऑफ मॉड एक्स। इसका मतलब जरूर ये कंपोजिट फंक्शन है। और हमें ये बात पहले से पता है कि जो साइन एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और मॉड एक्स भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था। तो साइन एक्स और मॉड एक्स दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी चीज को अभी अभी मैंने पढ़ा है। तो अब हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो साइन ऑफ मॉड एक्स है ये 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, एक फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि लेट fx इज इक्वल टू चलो fx नहीं hx नाम दे देते हैं ना। चलो इसको नाम हमने दे दिया hx, ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया, hx, किसको, साइन ऑफ मॉड एक्स को। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि जो हमारा hx है वो एक कंपोजिट फंक्शन है, वो भी किसका, 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले तो आप ये बताओ कि ये जो साइन ऑफ मॉड एक्स है ये किन 2 फंक्शन से मिलके बना होगा, एक साइन फंक्शन से, एक मॉडुलस फंक्शन से। तो उन दोनों को कुछ मान लो कि हमने मान लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, 2 अलग अलग फंक्शन, एक साइन एक्स और एक ले लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ x। एक fx ले लिया साइन एक्स, एक gx ले लिया मॉड ऑफ x। अब आप ये बताओ कि साइन के अंदर मॉडुलस है या मॉडुलस के अंदर साइन है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सर हमने fx gx तो मान लिया, अब हम क्या निकालें, f ऑफ gx निकालें तब ये आ जाएगा, या g ऑफ fx निकालें तब ये आ जाएगा, या f ऑफ fx निकालें या g ऑफ gx निकालें। कौन से चारों में से कौन सा निकालें ताकि ये साइन ऑफ मॉड एक्स आ जाए। तो उसके लिए आपको ये सोचना है कि साइन के अंदर मॉडुलस है कि मॉडुलस के अंदर साइन है। तो आप ध्यान दोगे साइन के एंगल में मॉड एक्स बैठा हुआ, यानी साइन डिपेंड कर रहा है मॉड एक्स पे, यानी कि साइन के अंदर मॉड एक्स है और साइन हमने किसको माना है, fx को। तो fx के अंदर gx है, तो f ऑफ gx निकालेंगे। क्योंकि f के अंदर g है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, f ऑफ gx, ये निकालेंगे। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ये निकालें और ये इतना आना चाहिए। तो देखो लिखेंगे f ऑफ gx, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ ब्रैकेट में gx। ठीक, अब यहाँ पे f के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, gx रख देंगे। f के पास गए, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, gx। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ और gx, यहाँ पे आ जाएगा gx।
अब जहाँ पे gx है वहाँ पे क्या रख देंगे, तो gx की जगह mod x रख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ mod x, और यही हमारा क्या है, h ऑफ x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो hx है वो क्या है, ये जो hx है ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। किसका कंपोजिट फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कौन सा, साइन एक्स और मॉड एक्स का। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया कि जो hx है वो एक कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे इस बात को लिखेंगे भी कि here hx is composite function of composite function of two continuous function of two continuous फंक्शन, कौन कौन सा, साइन एक्स एंड जी एक्स, या एफ एक्स और जी एक्स कर लो, एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना। ये जो एफ एक्स और जी एक्स क्या है, अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो सॉरी एच एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये चीज हो गया प्रूव्ड, है ना। तो बस यही सेम काम हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करना है। जैसे चलो मैं पूछ दूं कि आपसे कि बताइए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें लिखा है मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, सही ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मॉड ऑफ कॉस एक्स है ये एक कंपोजिट फंक्शन है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि हमें ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन और एक कॉस एक्स फंक्शन, इन दो फंक्शन से मिलके बना है मॉड ऑफ कॉस एक्स। हाँ, यहाँ पे मॉड के अंदर कॉस एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सॉल्व करो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगले स्लाइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है उसको मैं मान लूँ लेट एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में था मॉड ऑफ कॉस एक्स, उसको हमने मान लिया एच एक्स। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि ये जो एच एक्स है ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, सही ना। तो दो फंक्शन कैसे हम सोचेंगे, तो आप देख लो कि कौन कौन सा फंक्शन है, एक मॉडुलस है और एक कॉस एक्स है। तो दो अलग अलग फंक्शन, एक मॉड एक्स और एक कॉस एक्स। तो यहाँ पे कुछ मान लो मॉड एक्स और कॉस एक्स को। तो चलो हमने एफ एक्स मान लिया, किसको, पहले हमें मॉड दिख रहा है, चलो मॉड मान लें। आप कोई भी पहले मान सकते हो, मॉड एक्स को भी या कॉस एक्स को भी, किसी को भी एफ एक्स या जी एक्स मान सकते हो। जी ऑफ एक्स हमने किसको मान लिया, कॉस एक्स को, ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन मॉड एक्स और कॉस एक्स हमने ले लिया। अब ये सोचना है कि एफ ऑफ जी एक्स निकालें कि जी ऑफ एफ एक्स निकालें, या एफ ऑफ एफ एक्स निकालें या जी ऑफ जी एक्स निकालें। तो इसके लिए आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि मॉड के अंदर कॉस है या कॉस के अंदर मॉड है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मॉड के अंदर कॉस है, और मॉड कौन है, एफ एक्स, यानी एफ एक्स के अंदर जी एक्स है। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं, तो पहले एफ लिखेंगे, ओ का मतलब ब्रैकेट ले लेना है और यहाँ पे जी एक्स इस तरह से लिख देना है। अब किसके पास जाएंगे, एफ के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे। तो इस वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, वहाँ पे जी एक्स रख देंगे। अब ये जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दे रखा है कितना, कॉस एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे मॉड ऑफ कॉस एक्स। और यही जो है किसके बराबर है, ये हमारा एच एक्स के बराबर, तो ये आ गया एच एक्स के बराबर, और ये है एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या देखें, जो एच एक्स है, जो हमारा एच एक्स वो भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो हेयर hx is composite function of two continuous function, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन, हमें पता है कि मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, हमें पता है कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका मतलब एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। तो टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पर लिख देना है, सो सॉरी एफ एक्स नहीं एच एक्स, है ना। कंपोजिट फंक्शन का नाम क्या है, एच एक्स। सो एच एक्स is a continuous function, a continuous function
और ये बात हो गया प्रूव्ड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किससे मिलकर बना होगा, एक साइन एक्स फंक्शन से, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन से, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो चलो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन कि लिखा है लेट, हमने नाम ले लिया एच एक्स, क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हमें पता है कौन कौन सा, एक साइन एक्स और एक एक्स स्क्वायर। साइन डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, तो दो फंक्शन से मिलकर बना एक साइन एक्स और एक एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एफ एक्स मान लेते हैं किसको, एक साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं और एक जी एक्स ले लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है साइन के अंदर एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स के अंदर जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी f के अंदर g है, तो इसको लिखते कैसे हैं, f ब्रैकेट में g ऑफ x, इस तरीके से। तो अब f के पास जाएंगे, जहां पे x है वहां पे gx रख देंगे, इसका मतलब साइन की जगह साइन, और जहां पे x है वहां पे gx रख देंगे। अब gx की वैल्यू दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, hx के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ फिर से ये क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर से आपको क्या करना है, ये सेम लाइन लिख देना है ना, यहाँ के बाद से इधर सेम लाइन इस तरीके से लिख देना है, और ये प्रूफ हो जाएगा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर शायद 15 था, है ना, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, और आपको कंपोजिट फंक्शन क्या है ये भी पता चल गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल 6 क्वेश्चन है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना, डिस्कशन करना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्स के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, तो इसको हम डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रहा है, सॉरी x की जिस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ जाएगा। देखो डिस्कशन करने का मतलब यही ना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, x के हर एक वैल्यू पे, आप ये बताइए। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंडिकेट नहीं किया है कि किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। हमें ये इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है कि डिस्कशन किस पॉइंट पे करना है, इसका मतलब x के हर एक वैल्यू पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो क्या x के हर एक वैल्यू पे हमें LHL RHL वैल्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अभी जो हमने पिछले स्लाइड तक हमने जो थ्योरी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जोड़ हो, घटाव हो, गुना भाग, ये सभी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इन सब चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे, कैसे, तो वो सुनो। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डिस्कशन करना है, कॉन्टिन्यूटी पे डिस्कशन करना है ना, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी किसका, एफ एक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एफ एक्स दिया हुआ है वो दो अलग अलग फंक्शन दिया है, एक्स प्लस टू और एक एक्स माइनस टू, एक्स के अलग अलग वैल्यू पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स बराबर 1 जो है वो बाउंड्री है जहां से फंक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटे पे बात करें तो एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनेगा, है ना, और x की वैल्यू 1 से बड़ा ले लें तो x माइनस 2 का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे चेंज कर रहा है, सही ना। और x इज इक्वल टू 1 या 1 से जस्ट पहले, है ना, 1 से जस्ट पहले की बात करें, 1 से पहले की बात करें तो 1 से पहले में x प्लस 2 फंक्शन आएगा, और x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है 1 से पहले तक में, यानी कि माइनस, अगर मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये ऑल रियल नंबर होता है, और ये जो फंक्शन है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है, x बराबर 1 पे। तो 1 से पहले तक में क्या है, 1 से पहले की अगर हम बात करें, 1 से पहले तक की बात करें तो x प्लस 2 ही फंक्शन आएगा, और x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 से पहले तक में कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, ये कन्फर्म है। अच्छा, और
x 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन आएगा। तो 1 से बड़ा में 1 से बड़े की बात करें तो x माइनस 2 ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन x बराबर 1 पे हमें डाउट हो रहा है कि शायद x बराबर 1 पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो अलग अलग आ सकता है, लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आ सकता है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे डाउट है, तो x बराबर 1 पे हमें डाउट है कि x बराबर 1 पे LHL और RHL अलग अलग आ सकता है। तो सर 1 से पहले या बाद में डाउट क्यों नहीं है, तो वो भी मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मान लो कि आप 1 से पहले की बात करते हो, आप 0 पे बात करो, है ना। तो 0 पर अगर हम बात करें तो 1 से पहले यानी इसी में आएगा, इस केस में x प्लस 2 फंक्शन ही आएगा। तो 0 माइनस और 0 प्लस दोनों के केस में यही फंक्शन आएगा और आंसर दोनों का सेम आ जाएगा, यानी LHL RHL सेम आ जाएगा, है ना। तो 1 से पहले में जितना भी पॉइंट है सब में LHL RHL वैल्यू फंक्शन तीनों सेम आने वाला है, सही ना, क्योंकि सिर्फ सिंगल फंक्शन ही आएगा और वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 1 से बड़े पे बात करें, 1 से बड़े में जैसे मान लो कि यहाँ पे आप 2 कर लो, तो 2 से छोटा 2 से बड़ा, है ना, 2 से जस्ट छोटा जस्ट बड़ा और 2 पे, तीनों पे यही फंक्शन आएगा, वैल्यू सेम आएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो 1 से बड़े पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 1 से छोटे पे भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमको डाउट कहाँ पे, x बराबर 1 पे है। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो डाउटफुल पॉइंट है वो x बराबर 1 है। चूंकि यहाँ पे कोई पॉइंट इंडिकेट नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि डाउटफुल पॉइंट हमारा कौन सा है, डाउटफुल पॉइंट, है ना। डाउटफुल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो बस हम लोग 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस निकला तो इसका मतलब fx जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए x बराबर 1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्या सर x बराबर 1 पे LHL RHL अलग अलग निकालना है, बिल्कुल निकालना है, क्योंकि ये डिफाइंड फंक्शन है। x बराबर 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब LHL RHL जरूर निकालना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। तो किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 पे। तो LHL कैसे निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे पावर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx। तो सर fx की तो दो वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, 1 माइनस। 1 माइनस बोलने का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है, x प्लस 2 है। तो यहाँ fx की जगह x प्लस 2 रखेंगे। अब इस x की जगह क्या रख देंगे, 1। 1 के पावर माइनस बोलने का मतलब -1 नहीं हुआ, 1 के पावर माइनस तो बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से जस्ट छोटा, ठीक है ना। तो x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LHL आ गया। अब निकालते हैं RHL। तो RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1 प्लस। तो ये आ जाएगा fx। अब fx की जगह कौन सा फंक्शन लें, यहाँ पे तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन कौन है, fx है x प्लस 2 भी, x माइनस 2 भी, कौन सा लें। तो यहाँ आपने क्या लिखा, 1 के पावर प्लस, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो 1 से बड़ा तो इसमें आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 हम लोग यूज करेंगे। तो फंक्शन की जगह x माइनस 2 यूज करेंगे। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 2 बोले तो -1। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो हमारा RHL है वो -1 आया है और जो LHL है वो 3 आया है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 3 चीज़ें बराबर होना चाहिए, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे तो LHL RHL ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो fx इज discontinuous at x is equal to 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 1 को छोड़ करके हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे कि अगर क्वेश्चन पे कोई इंडिकेटेड पॉइंट नहीं है, बोला गया है डिस्कशन करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चेक करना चाहिए क्या कोई डाउटफुल पॉइंट है। अगर कोई डाउटफुल पॉइंट है तो उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, हम अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। डाउटफुल पॉइंट कैसे पहचानेंगे सर, जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसी का 2 दिखाऊँ, देखो 16 का 2, यहाँ पे आप देखोगे तो मॉड ऑफ x माइनस 5 है। मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ तो हमें पहले से पता है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, इसका जो ग्राफ अगर बनाना हो तो यहाँ पे -5 है तो +5 पे भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ +5 ले लेते हैं x पे और ये v ग्राफ बन जाएगा। तो ये आ गया इसका ग्राफ।
तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और ये वाली वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। तो आप नोटिस करोगे कि जो x बराबर 5 है, x बराबर 5 है, 5 पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना, 5 पे 5 प्लस करें तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा और 5 माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 5 पे फंक्शन टर्न ले रहा है। तो 5 हमारा डाउटफुल पॉइंट है। हालांकि ग्राफ के थ्रू हमें दिख रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन थ्योरेटिकली दिखाना हो तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 5 पे ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे LHL RHL अलग अलग आ सकता है, बराबर आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आ सकता है ना। तो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, तो चलो इधर मैं सॉल्व कर दूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या लिखेंगे, डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट। तो डाउटफुल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 5 है हमारा, क्योंकि 5 पे ये ग्राफ चेंज करेगा, है ना। मॉडुलस की जानकारी आपको होना चाहिए। तो x इक्वल टू 5 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सर बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा ही, जो डाउटफुल पॉइंट है बस वहीं पे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, बाकी जो हम चेक नहीं कर रहे वहाँ तो कॉन्टिन्यूअस है ही। तो देखो x इक्वल टू 5 पे हमें LHL निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस आ गया है। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की तो एक ही वैल्यू है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे fx की जगह मॉड ऑफ x माइनस 5 रख देंगे। अब प्रॉब्लम यह है, क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया है, क्वेश्चन के अंदर आ गया है मॉडुलस। तो ये मॉडुलस जब तक हटेगा नहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो मॉडुलस कैसे हटाते हैं, तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि जो मॉडुलस के अंदर जो बैठा हुआ फंक्शन है, ये जो वैल्यू बैठा हुआ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पहचानना पड़ेगा। सर कैसे पहचानेंगे, जो लिमिट दिया हुआ है उसको रख करके आप चेक करो कि उस पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे लिखा है x टेंडिंग टू 5 माइनस, 5 के पावर माइनस बोलने का मतलब ये हुआ 5 से हल्का सा छोटा, 5 से हल्का छोटा मतलब 4.999 ये हो गया, है ना। इसको अगर हम यहाँ पे रखें और माइनस 5 करें तो 5 से छोटी वैल्यू में से 5 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। 4.999 में से माइनस करेंगे 5 को तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस के अंदर जो बैठा हुआ नंबर्स है वो ये नंबर है वो कैसा है, वो एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे, अलग से एक माइनस हमें लगाना पड़ेगा। यही रूल्स हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस के लिए। तो यहाँ पे अलग से एक माइनस लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 0, तो माइनस 0 का मतलब 0 ही हो गया। तो ये हमारा LHL हो गया। अगर हम लोग RHL की बात करें तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की एक ही वैल्यू है तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे fx नहीं, हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। तो फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 5। अब क्वेश्चन में फिर से मॉडुलस आ गया, तो जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर जो बैठा हुआ x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, हमें ये चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो कैसे चेक करेंगे सर, तो जिस पे लिमिट लगा है उसको रख के देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप रख के देखो। तो 5 प्लस बोलने का मतलब 5.0001 रख देंगे। तो 5 से बड़ी वैल्यू में से 5 को घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉडुलस के अंदर जो बैठा हुआ नंबर है वो कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे और सीधा सीधा मॉडुलस हट जाएगा, कोई प्लस माइनस आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा मॉडुलस हट जाएगा x माइनस 5। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 बोले तो 0, यानी LHL भी 0 RHL भी 0। बहुत अच्छी बात है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ 5 निकालेंगे, है ना। 5 पे बात कर रहे थे, तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ 0 बोले तो 0। तो यहाँ पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख देना है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कितना 0 है, 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जहां पे हमें डाउट था वो डाउट भी क्लियर हो गया कि वहां भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब x के हर एक वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस है। वो ग्राफ में हमें दिख भी रहा था ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू आप ऐसे दिखा सकते हो, थ्योरेटिकली लिखना है तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का 2। अब बात करते हैं 16 के 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 3 देखो, 16 का 3 में है, यहाँ भी आप देखोगे डिस्कशन करना है कॉन्टिन्यूटी,
और हमें कोई पॉइंट इंडिकेट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि x बराबर 1 पे फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, x बराबर 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 से छोटा हो तो x प्लस 5, 1 से बड़ा हो तो x माइनस 5, सही ना। तो हम लोग डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया है ना, डाउटफुल पॉइंट, तो डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। अब इसी 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो सर बाकी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, देख लो आप, 1 से छोटे में ये वाला फंक्शन आएगा, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 से बड़े में ये वाला फंक्शन आएगा, ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिर्फ 1 पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, LHL RHL अलग अलग निकाल लो, तो LHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे रखें fx, तो 1 माइनस पे 1 माइनस मतलब ये वाली चीज़ें आएगा, इसका मतलब x प्लस 5 यूज करेंगे, x प्लस 5। अब यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 5 बोले तो 6 आ गया। अब RHL निकाल लेते हैं, तो RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे fx की जगह किसको रखेंगे, तो चूंकि 1 प्लस है, 1 से बड़ा इसमें आ गया, यानी कि x माइनस 5 यूज करेंगे, x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 बोले तो -4। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो नहीं, -4 और 6 ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे, 1 पे, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे, सही ना। और ये इसका आंसर हो गया। तो यानी हर जगह कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ 1 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का 4 में आप देखोगे यहाँ भी सेम चीज़ है, x 0 से छोटा या बराबर हो तो ये यूज करेंगे, और x 0 से बड़ा हो तो ये यूज करेंगे। दोनों पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसका मतलब 0 पे जो टर्न ले रहा है फंक्शन, तो 0 हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया, बाकी हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट कौन है हमारा, x बराबर 0, तो यहाँ पे लिख देंगे डाउटफुल पॉइंट कौन सा आ गया, तो x बराबर 0 ही हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो सिर्फ हम x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो LHL निकाल लो, है ना, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे fx लिखेंगे। अब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो fx की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो 0 से छोटा तो इसमें आएगा ना, 0 से छोटा या बराबर है, तो x प्लस 2 यूज करेंगे, x प्लस 2। अब x की जगह 0 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस 2, इसका मतलब 2 आ गया। अब निकालेंगे RHL, तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पर रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सा ले, x प्लस 2 या माइनस x प्लस 2 ले। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने 0 प्लस लिया, तो 0 प्लस बोलने का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसमें आएगा, 0 से बड़ा तो माइनस x प्लस 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ fx की जगह क्या लिख देंगे, fx की जगह माइनस x प्लस 2 लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 2। अब x की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 प्लस 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 आ गया। तो आप देखोगे LHL RHL बराबर आ गया, इसका मतलब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि LHL RHL बराबर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर आ गया, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लेते हैं। तो f ऑफ किस पॉइंट पे हमने बात कर रहे हैं, 0 पे, तो f ऑफ 0 सर कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ 0 का मतलब होता है x बराबर 0 पे। तो बराबर 0 कहाँ पे है, बराबर 0 यहाँ पे है, बराबर 0 इस वाले पे है। तो इस वाले में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 2 आ जाएगा, बोले तो 2 आ गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ चुका है ना। तो यहाँ लिखेंगे हेयर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, कितना आ गया 2, और 2 एक फाइनाइट वैल्यू है। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे fx क्या निकला है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, x के हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये 16 का 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं 16 के 5 नंबर पे। तो 16 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें fx दिया हुआ है, इसमें fx की 3 अलग अलग वैल्यू दे रखा है ना, एक -2 है, एक 2x है, एक 2 है। -2 कब लेना है, -1 से छोटे पे, और 2x कब लेना है, जब -1 और 1 के बीच हो। 2 कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो आप देखोगे 2 टर्निंग पॉइंट है, कौन कौन सा, एक -1 है और एक 1 है। सर कैसे, देखो -1 से छोटे पे बात करें तो
-2 फंक्शन आ जाएगा, और -1 से बड़े पे बात करें तो 2x आ जाएगा। अब -1 पे बराबर पे बात करें तो फिर से -2, इसका मतलब -1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो एक डाउटफुल पॉइंट हमारा -1 हो गया और एक डाउटफुल पॉइंट 1 हो गया, क्योंकि 1 से छोटे पे बात करें तो 2x लेना पड़ेगा, 1 से बड़े पे बात करें तो 2 लेना पड़ेगा। और ये क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो हमारा डाउटफुल पॉइंट है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा डाउटफुल पॉइंट दो आ गया, कौन कौन सा, तो डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट्स है ना, डाउटफुल पॉइंट्स कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें दो जगह कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, एक -1 पे और एक 1 पे। चलो हर जगह चेक कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो एट x इज इक्वल टू, सॉरी 1 नहीं, -1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो चलो -1 पे चेक किया जाए तो सबसे पहले लिखेंगे LHL, लिमिट x टेंडिंग टू -1 के पावर माइनस, यहाँ पर रखेंगे fx, तो fx कौन सा fx रखेंगे, -2 या 2x या 2। तो हमने LHL लिया है, मतलब -1 के पावर -1 लेने का मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा तो इसमें आएगा ना, -1 से छोटा, तो क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, fx की जगह -2। तो ये सीधा सीधा -2 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो -2 LHL आ गया। RHL की बात करें तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 के पावर प्लस। अब -1 के पावर प्लस बोलने का मतलब -1 से बड़ा, तो -1 से जस्ट बड़ा किस में है, -1 से जस्ट बड़ा ये रहा, तो इसका मतलब 2x यूज करेंगे, और यहाँ पे fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, -1, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अगेन ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहिए हमें। तो f ऑफ किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, -1 पे। अब f ऑफ -1 का क्या मतलब है, -1 के बराबर, तो -1 के बराबर कहाँ पे है, ये रहा -1 के बराबर, तो -1 के बराबर है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो f ऑफ -1 कितना आ गया, -2, तीनों बराबर आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -1, जो कितना आ गया, -2। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 पे। -1 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक डाउटफुल पॉइंट और है, कितना, 1, उस पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब कहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे अगर हम लोग चेक करें तो एट x इक्वल टू 1 पे LHL निकाल लेते हैं। तो LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 के पावर माइनस, यहाँ पे रखेंगे fx। अब fx रखने का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये दिख रहा है ना, 1 से छोटा, तो fx की जगह 2x यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 2x, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। RHL निकाल लेते हैं। तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू द पावर प्लस। अब 1 के पावर प्लस बोलने का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा किस में आ जाएगा, ये रहा 1 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 रख देंगे और यहाँ पे ये वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो f ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। f ऑफ 1 बोलने का मतलब x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 कहाँ पे, बराबर 1 यहाँ पे, तो ये फंक्शन यूज करेंगे 2 इंटू एक्स, और x की जगह क्या रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो LHL भी 2 आया, RHL भी 2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 आया। इसका मतलब यहाँ पे भी LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, ये सभी किसके बराबर, 2 के बराबर। यानी कि फंक्शन जो है वो -1 और 1 जो हमारा डाउटफुल पॉइंट था उन दोनों पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो हमारा डाउटफुल पॉइंट था उस पे भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसका मतलब x के हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये भी कंप्लीट हुआ, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो 16 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और माइनस वाले लेना इक्वल टू जीरो पे। तो आपको दिख गया होगा डाउटफुल पॉइंट कौन है, जीरो है। क्यों? क्योंकि जीरो पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो बाकी हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सर आपको कैसे पता? देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया हुआ है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और ये तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है -1, तो ये तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो जीरो से पहले या जीरो के बाद दोनों पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बस हमें कहाँ पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो गया, तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हो गया, डाउटफुल पॉइंट कौन सा आया, x इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ हमें x बराबर जीरो पे डाउट है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो सिर्फ वहाँ पे हम चेक करेंगे, बाकी हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो चलो जीरो पे LHL निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि LHL और RHL दोनों इसी में आएगा, क्योंकि जीरो माइनस करेंगे या जीरो प्लस करेंगे दोनों इसी के अंदर आ जाएगा। x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब x जीरो के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है, या तो जीरो से छोटा रहा होगा या जीरो से बड़ा रहा होगा। तो जीरो से छोटा या बड़ा, इसका मतलब LHL और RHL दोनों इसी में आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन ये आ जाएगा। और इस फंक्शन में कहीं पे मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिफाइंड फंक्शन, ये सब चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ पे, जीरो पे, यहाँ पर रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सी वैल्यू यूज किया जाए, fx ये भी है ये भी है, तो डेफिनेटली ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है x टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब x टेंडिंग टू जीरो का मतलब x जीरो के बराबर नहीं है, तो x जीरो के बराबर नहीं है यहाँ पे है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो वैल्यू कितना आ गया, -1। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो पे, f ऑफ जीरो बोलने का मतलब x बराबर जीरो पे, तो x बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब देखो ये दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गया f ऑफ जीरो पे, और ये किसके बराबर आ गया, -1 पे। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जहां पे डाउट था वहां भी ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसका मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का 6 नंबर, और ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक का। तो हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना।